हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के पिछले साल आए हुए क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें हम लोग विज्ञान और जीके के क्वेश्चन की बात करेंगे और इन क्वेश्चंस के साथ हम इसके साथ में और भी ऐसे तथ्य, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे जो कि हमारे पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है। ओके, तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगणक कौन सा था। आपके पास ऑप्शन है सी डैक, इंफोसिस, विप्रो या टीसीएस। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप बताइए, वरना मैं तो बताऊंगा ही। तो इसका सही आंसर है सी डैक। ध्यान दीजिएगा, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगणक है सी डैक। ओके, तो आइए इसके बारे में हम और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला फैक्ट इसका है कि डॉक्टर विजय भटकर 1987 में सी डैक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व कर चुके हैं, जिसके तहत देश में पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10,000 बनाए गए थे। क्लियर है? ध्यान से समझते चलिएगा एक एक फैक्ट को कि 1987 में सी डैक के सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व किसने किया था, तो डॉक्टर विजय भटकर ने किया था। और इन्होंने सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10,000 बनाया। क्लियर है? और उन्हें, डॉक्टर विजय भटकर को 2000 में पद्मश्री और 2015 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई, तो इसका आंसर है 1984 में की गई थी। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आते हैं, सो प्लीज़ आप इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 किलो बाइट, जिसे हम केबी कहते हैं, केबी में कितनी, 1 किलो बाइट यानी 1 केबी में कितनी बाइट होती है, तो 1024 बाइट होती है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो प्रति सेकंड 1 खरब गणना करता है। ध्यान दीजिएगा, 1 खरब प्रति सेकंड गणना करने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो वह है परम 10,000। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य प्रातः में सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैंने वैसा ही उठाया है जैसा कि हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है। क्लियर है? जिससे हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदलती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी पकड़ के चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा राज्य प्रातः सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है। ओके, ऑप्शन है आपके पास त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मेघालय। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको पता है। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, आइए इसके बारे में भी हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य की जमीन पर सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, उस जगह का नाम क्या है, तो उस जगह का नाम है डोंग वैली की दिवंग घाटी। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का पूर्वी राज्य है, और उसका सबसे पूर्वी राज्य की जो जगह है, मतलब पूर्वी जगह का नाम क्या है, तो किबीथू नामक स्थान है जो कि सबसे पूर्वी जगह है। क्लियर है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, ईटानगर है। 1962 से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसे नॉर्थ ईस्ट नेफा, शॉर्ट में नेफा कहते थे, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। चीन और भारत के मध्य कौन सी रेखा है, तो चीन और भारत के मध्य मैकमोहन रेखा है, और यह इसी राज्य की उत्तरी सीमा में है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, तो आप आंसर देंगे मैकमोहन रेखा है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नई जीएसटी अधिनियम के अनुसार अधिकतम कर स्लैब क्या है, यानी कि जो हमारी जीएसटी है, जीएसटी के जो कर स्लैब हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वाला स्लैब कौन सा है, 26%, 28%, 35% या 30%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 28%। क्लियर? आइए इसके बारे में भी हम कुछ बातें चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू होने के बाद सभी अप्रत्यक्ष कर, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स लिए जाते थे, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर
इसमें शामिल कर लिए गए। जो मतलब कि अप्रत्यक्ष कर जो लिए जाते थे उसे इसी में जीएसटी में शामिल कर लिया गया, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स आदि। क्लियर है। जीएसटी लागू करने वाला जीएसटी के लागू होने के बाद से कई बार जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया। जैसा कि आपको पता है कि कभी कभी कोई वस्तु 12% में शामिल थी तो 18 में कर दिया, या 18 में शामिल थी तो 12 में कर दिया, इस तरह से बदलाव किए गए। क्लियर है। इस समय जीएसटी की दर को 4 स्लैब में बांटा गया है। तो जीएसटी को कितने स्लैब में बांटा गया है? 5%, 12%, 18% और 28%। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी को कितने स्लैब में बांटा गया है, तो 4 स्लैब में बांटा गया है। सबसे कम है 5% और सबसे अधिक है 28%। क्लियर है। जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था फ्रांस। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। रानी दुर्गावती किस प्रदेश से संबंधित हैं? पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर या रीवा? आपको इसका आंसर बताना है। आप अपने मन में ही सोच लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि रानी दुर्गावती किस प्रदेश से संबंधित है? तो रानी दुर्गावती जबलपुर से संबंधित है। क्लियर। इसके बारे में देखिए हम और भी कुछ बात करते हैं। तो वीरांगना महारानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। ध्यान दीजिएगा, कीर्ति सिंह चंदेल जो राजा थे उनकी एकमात्र संतान यानी इकलौती लड़की थी रानी दुर्गावती। क्लियर है। महोबा के राठ गांव में 1524 में दुर्गा अष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया, यानी कि रानी दुर्गावती जी का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन में हुआ था और जिस कारण से उनका नाम दुर्गावती रख दिया गया। क्लियर। अब देखिए जबलपुर में आपको 3 नाम मिलते हैं, उनके पीछे की कहानी क्या है थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है जो कि इन्हीं के नाम पे है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती जी के ही नाम पर है। क्लियर है। रानी दुर्गावती ने अपने दासी के नाम पर, देखिए रानी दुर्गावती की एक दासी थी जिसका नाम था चेरी, तो रानी दुर्गावती के दासी के नाम पर चेरी ताल नाम रखा। ठीक है। और उन्होंने खुद अपने नाम पर रानी ताल नाम रखा। और उनका एक सेनापति था जिसका नाम था आधार सिंह, तो आधार सिंह के नाम पर उन्होंने आधार ताल बनवाया। क्लियर है। तो रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है, कौन सा है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सिक्किम, बिहार, पुदुचेरी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना, जैसा कि आपको पता है कि अंतिम जनगणना हमारी 2011 में हुई है, अब नेक्स्ट जनगणना हमारी 2021 में होने वाली है। क्लियर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य पूछ रहा है, ना कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है, या सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, क्योंकि सर्वाधिक आबादी वाला राज्य और सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य दोनों का आंसर अलग अलग। क्लियर है। फिलहाल सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है बिहार। ओके, आइए इसके बारे में हम और भी गहराई से कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत एक एक यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है इनमें अपने आप में ही कई क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ इसे आप बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है, लेकिन स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। और उसके बाद दूसरी जनगणना हुई थी 1881 में, और किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और 1881 के बाद हर 10 वर्ष में नियमित रूप से जनगणना कराई जाने लगी। यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, अभी तक टोटल जनगणना कितनी बार की जा चुकी है? तो 15 बार की जा चुकी है। स्वतंत्र भारत की कितनी बार हो चुकी जनगणना? तो स्वतंत्र भारत की जनगणना 7वीं थी, क्योंकि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। ओके। हर 10 साल में जनगणना की जाती है। पहली जनगणना किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में की गई थी, जो कि 1872 में हुई थी। और उसके बाद दूसरी जनगणना कब की गई थी, यानी कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में की गई पहली? तो वह 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से कुछ और भी बातें कि भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही। क्या रही? न्यूनतम रही। और यह वर्ष महाविभाजन वर्ष, जिसे हम ग्रेट डिवाइड ईयर
कहते हैं तो कहलाया। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि महाविभाजन वर्ष किस सन को कहते हैं, या कौन सा सन कहलाया। तो 1921 को हम महाविभाजन वर्ष कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस वर्ष 2011 से 2021 के बीच जन्म दर जो थी न्यूनतम रही है। क्लियर। अब देखिए वर्ष 1951 में यानी 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी और इस वर्ष को लघु विभाजन वर्ष कहते हैं। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लघु विभाजन वर्ष किसे कहते हैं, तो 1951 को लघु विभाजन वर्ष कहते हैं और महाविभाजन वर्ष किसे कहते हैं, तो 1921 को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब की गई, तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में कराई गई थी, जिसमें 14 सवाल शामिल थे। क्लियर। तो 1951 से यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई और 2011 तक 7 बार जनगणना हो चुकी है। लेकिन अगर हम 1872 से काउंट करें 2011 तक तो टोटल 15 बार जनगणना की जा चुकी है। उम्मीद करता हूँ यह फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है यानी केंद्र शासित राज्य की बात हो रही है, तो कौन सा होगा, दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य की बात होगी तो लक्षद्वीप। क्लियर है। केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पे दिल्ली आएगा और अंतिम नंबर पे लक्षद्वीप आएगा। क्लियर है। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व का मतलब होता है कि किस राज्य में कितने पास पास लोग यानी कम जगह में कितने ज़्यादा लोग बसते हैं, उसे हम कहते हैं घनत्व। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा, बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा, तो अरुणाचल प्रदेश। उम्मीद करता हूँ कि ये फैक्ट आपको समझ में आए होंगे और आप इन्हें ठीक से याद कर लेंगे। ओके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार पहली बार निम्न वर्ष में प्रदान किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1954। 1954 में भारत रत्न पहली बार दिया गया था। किसे किसे दिया गया था, कितने लोगों को दिया गया था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता 3 लोगों को दिया गया था। 3 लोगों के नाम क्या थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीनों को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ओके। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह कला के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक यानी कि समाज सेवा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 यानी 1954 में भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मान में भारत रत्न के पश्चात यानी कि भारत रत्न हमारे भारत का सबसे पहला नंबर यानी सर्वोच्च पुरस्कार होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री आता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत रत्न प्राप्त हुआ, जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। यानी इसमें अपने आप में 2 क्वेश्चन बनता है कि खेल के क्षेत्र में किसे अभी तक, मतलब सचिन तेंदुलकर खेल के क्षेत्र में पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। और अगर ऑल ओवर बात करें कि भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, तो सचिन तेंदुलकर का ही नाम आता है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद कि इसके पश्चात भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्राप्त हुआ है और यह उनको भारत को समर्पित अन्य प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए दिया गया है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा देखिए भारत रत्न ऐसा होता है जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा है, भारत रत्न इस तरह से होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि यह एक पीपल के पत्ते के जैसा है। इसमें देखिए सूर्य की प्लैटिनम छवि, सूर्य की देखिए सूर्य की छवि के रूप में कुछ ऐसा बना हुआ है कि सूर्य की प्लैटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न लिखा हुआ है जैसा कि आपको सामने दिख रहा है।
इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, यानी कि जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसमें यह था कि भाई मरणोपरांत इसे नहीं दिया जाएगा, लेकिन यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया। यानी कि 1955 में इसमें यह कहा गया कि भैया 1955 में इसे चेंज किया गया और उसके बाद 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। समझ गए? यानी कि जब शुरुआत हुई थी इसकी तब यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में 1955 में इसमें चेंज किया गया और उसके बाद मरणोपरांत व्यक्ति को भी भारत रत्न दिया जाने लगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी कुछ जानकारी दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, और भी क्वेश्चन है पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके अलावा भी आप हमारे वीडियो इंपॉर्टेंट डेज़ के जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक बने हुए हैं, मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जाकर देखिए। वो भी काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाए गए हैं और वह आपके एग्ज़ाम में वहाँ से 100% 2 या 3 क्वेश्चन आप पूछा ही जाता है, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।